नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मेहता NY न्यूज से आपके सामने कार्यक्रम लाया हूँ बेबाक बातें। मेरे साथ ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ मेरे ही प्रोफेशन के दो सदस्य हैं, आदरणीय श्री सुरेंद्र नागपाल जी एडवोकेट और एडवोकेट इकबाल सिंह बेदी जी। यह भी व्यवसाय से अधिवक्ता है। और जो तीसरे साथी आज आपके सामने जुड़ रहे हैं उनका नाम है श्री राजीव बब्बर जी। इनका व्यवसाय ज्वेलरी का है और इनका एक शोरूम है, ज्वेलरी शोरूम। तो मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करूंगा। आज का कार्यक्रम का शीर्षक है कैसे आप अपने व्यवसाय और अपनी रुचि को कायम रखते हैं। इन आज के मेहमानों की रुचि, तीनों की रुचि गायन है। एडवोकेट श्री सुरेंद्र नागपाल जी काफी वर्षों से एडवोकेसी में है, लिटिगेशन में है। करीब 20 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में बहुत अच्छा गाते भी हैं और यह अपने कॉलेज टाइम में अभिनय भी कर चुके हैं। एडवोकेट इकबाल सिंह बेदी जी ने सेमी क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा हुआ है और श्री राजीव बब्बर जी भी बहुत सुंदर गाते हैं। पहला प्रश्न मेरा सुरेंद्र नागपाल सर से है। सर नमस्कार। 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 मेरा प्रश्न ये है कि सर आपको संगीत और गायकी में किसने प्रोत्साहित किया और आपने कौन सी उम्र में गायन आरंभ किया? हाँ, जहाँ तक प्रश्न है किस आयु में मैंने गायन प्रारंभ किया ये तो मुझे याद नहीं, किंतु हाँ जी जी बचपन से ही मैं संगीत सुनता रहा हूँ और कोई विधिवत मैंने संगीत की शिक्षा तो नहीं ली है, किंतु जो हमारे गायक हैं, जो महान गायक हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, उनसे थोड़ा प्रेरित रहा हूँ और वहीं से थोड़ा बस गा लेता हूँ। जी जी सर। और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं सुरेंद्र नागपाल जी के साथ काफी कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुका हूं। यही प्रश्न मैं बब्बर जी के सामने रखूंगा। बब्बर जी, आपको संगीत में रुचि कब से हुई और आपको गायकी के लिए किसने प्रोत्साहित किया? जी, संगीत में रुचि तो बचपन से ही है जी। मेरे पापा बड़ा अच्छा गाते थे जी जी। डेली उन्होंने 2 भजन जो है रफी साहब के, वो दुनिया के रखवाले और मन तत्पत हरि दर्शन को आज, वो डेली हमें सुनाया करते थे। बड़ा अच्छा गाते थे, बड़ी अच्छी आवाज। मेरे बड़े भैया को भी बहुत शौक है संगीत का, वो भी बड़ा अच्छा गाते थे। तो इसी तरह से मुझे भी रुचि पैदा हुई। तो मुझे याद है 9 साल की उम्र में मैंने जागरण में एक भेंट गाई थी चंचल साहब की। अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया शेरावाली। हाँ जी हाँ जी। तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद से सिलसिला बढ़ना शुरू हो गया धीरे धीरे, जैसे कीर्तन में, मंदिर में, इस तरह से गाना शुरू किया जी। और हाँ जी, यही प्रश्न मैं एडवोकेट इकबाल सिंह बेदी जी के सामने रखूंगा। इकबाल जी, आपने संगीत में कब कदम रखा और आपको इसकी रुचि कब से शुरू हुई? सर, संगीत तो ऐसा समझ लीजिए कि बचपन से ही इसमें रुचि रही है। तकरीबन मैं शायद 10वीं क्लास में था तब मेरे को पता चला कि मैं गा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में गाना गाया था। हाँ जी हाँ जी। तो लोगों ने बहुत पसंद भी किया उसको। तो फिर मैंने, उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आपको म्यूजिक सीखना चाहिए। तो मैंने गंधर्व करके एक अपना कमला नगर दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जी, और गंधर्वा के नाम से, अब पता नहीं है कि नहीं। आज से मैं आपको ये 2002 की बात बता रहा हूँ जी जी। तो उस समय मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया, वोकल, सेमी क्लासिकल वोकल मैंने शुरू किया वहाँ से सीखना। सीखते 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 कुछ टाइम सीखा, फिर मैं बीमार पड़ गया और उसके बाद फिर वो मेरा छूट गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद जैसे स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में एंटर करे, तो कॉलेज के अंदर काफी सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी होते रहे, उसमें पार्टिसिपेट करता रहा। कभी
अच्छे कोच आए, कभी सेकंड रैंक, कभी थर्ड रैंक, ऐसे आता रहा। तो इस तरह से मेरी रुचि इसमें कायम रही। और फिर बाद में आपको पता ही है कि लॉ कर लिया, आप लोगों से मिलाप हुआ, सुंदर नागपाल जी से मिलाप हुआ, आपसे मिलाप हुआ, तो आपके जो ग्रुप है अभिव्यक्ति उसमें मैं जुड़ा और फिर हम लोगों ने लाइव शोज करे हैं साथ में। तो रुचि को तो मैंने अपना प्रोफेशन के साथ शुरू से ही बरकरार रखा है और आगे तक रखूंगा। और क्योंकि गायकी के अंदर जैसे कि आप जानते हैं, मैं तो शफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, सोनू निगम जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और भी अन्य बड़े अच्छे खूबसूरत गायकी वाले सिंगर हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बस इसी तरह मेरी रुचि जो है वो इसके अंदर आगे चली। बहुत खूब इकबाल जी। मेरा अगला प्रश्न नागपाल साहब के लिए है। नागपाल साहब, आप अपने व्यवसाय और अपनी रुचि में समन्वय कैसे रखते हैं? आप कैसे इन दोनों में समन्वय रखते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हाँ जी। जहाँ तक समन्वय का प्रश्न है, जी जी, आपकी रुचि जो है इसमें विशेष योगदान है। हाँ जी। समय तो निकालना पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार का हमारा व्यवसाय है उसमें समय निकालना बहुत ही कठिन कार्य है। जी। हमारा जो व्यवसाय है, हाँ जी, पूर्ण रूप से तनाव से भरा हुआ। ये तो आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं अधिवक्ता हैं, हाँ जी, भी जानते हैं। जी जी। और समय निकालना, अगले दिन की इसकी तैयारी करना, और फिर आपकी जो अतिरिक्त आपकी रुचियां हैं, ये कोई रुचि है जो संगीत है, संगीत के लिए समय निकालना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी। और संगीत, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हमारी जो ये संगीत की जो ये छोटी सी साधना जो हम सब मिलके करते हैं, वो हमें तनाव मुक्त करती है और हमें ऊर्जा देती है कि हम जो हमारे अन्य जो कार्य हैं उन्हें हम अपना पूर्ण कर सकें। तो समय तो निकालना पड़ता है। आप देखिए 4 महीने से जिस प्रकार से हम सब अपने घर में एक तरह से बंद है, समय निकल रहा है ना, हर प्रकार की रुचि आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और समय तो लेकिन है कि आजकल क्या मानो बार एक जगह मेरे पास समय नहीं है, और समय जो है बाजार में खरीदा भी नहीं जा सकता, मिलता ही नहीं। जी। तो समन्वय तो आपको जो है बिठाना ही पड़ता। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे अच्छे व्यक्तियों से जुड़ा, मुझे भी अवसर मिला। मैं जानता हूँ अपनी सीमाएं, मैं अच्छे से पहचानता हूँ, लेकिन बहुत ही आनंद मुझे आता है जब मैं संगीत के साथ अपना समय गुजारता हूँ। आपने बहुत ही खूब बात कही। यही प्रश्न मैं राजीव बब्बर जी के सामने रखूंगा। बब्बर जी, आप एक ज्वेलर हैं, आपका अपना व्यवसाय है। जी। और आपके जो कार्यालय में या आपकी शॉप में काफी कस्टमर्स आते हैं, तो आप कैसे समय निकालते हैं, संगीत आराधना कैसे करते हैं? क्योंकि आप काफी आराधना भी करते हैं, मैं आपके गीत सुनता रहता हूँ, कृपया बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि नागपाल जी ने कहा कि समय तो निकालना पड़ता है। जो संगीत में अगर हमें रुचि है, अगर हमारे दिल में संगीत की जोत जली हुई है, तो समय तो खुद ब खुद निकलता है। सुबह का टाइम हमारे पास होता है जिसमें हम बड़ा अच्छा रियाज कर लेते हैं। फिर रात को जब हम अपना शोरूम ऑफ करके घर पे जाते हैं, खाना वाना खा के, फिर अपना रात का वक्त अपने पास होता है, तब भी हम रियाज कर लेते हैं। क्योंकि संगीत में ये है कि अगर आपको गाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली रियाज नहीं करेंगे। ये बिल्कुल निरंतर अभ्यास की चीज है, तभी इसमें हम बड़े अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। जी, समय तो निकालना पड़ता है। ठीक कहा मेरा जी। इकबाल जी, आप एक उभरते हुए अधिवक्ता भी हैं, काफी सालों से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं विभिन्न कोर्ट्स में, और गायकी में आपने सेमी क्लासिकल सीखा भी हुआ है। तो आपने गायकी को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया? क्या कारण था कि आपने गायकी को बीच में गायकी को विलंब दिया और फिर दोबारा से आपने अपनी गायकी, अपने पैशन को फिर से उभारा? सर एक्चुअली ये आपने प्रश्न पूछा, बहुत खूब प्रश्न है आपका, लेकिन इसका उत्तर सरल नहीं है। इसका सरल उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैंने गायकी में कदम रखा उसके बाद कुछ मेरी हेल्थ ने साथ नहीं दिया,
कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे रहे लाइफ के अंदर, उन्होंने मेरा हेल्प नहीं करी। तो बस जैसे तैसे करके इसको सिर्फ मैं अपना प्रोफेशन नहीं बना सका, मैं सिर्फ इसके साथ चल सका, इसको अपने साथ लेके चल सका। एक्चुअली अभी मैं एडवोकेट कैसे बना, मैं आपको ये बताता हूँ। मेरी जो फैमिली है वो सारी एडवोकेट की है। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे फादर वो प्रोफेसर लॉ के रहे। तो मेरा तो उन सबकी तरफ से यही कहना था कि आपने तो लॉ करनी है और आपने अधिवक्ता ही बनना है। तो मेरे ऊपर जो ज्यादा प्रेशर था वो अधिवक्ता बनने का था जी। प्लस गायकी की तरफ उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप अपनी गायकी को आगे लेके मत चलो, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस तरीके का सपोर्ट भी नहीं रहा। मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकता, मैं अपने माँ बाप को या अपने आसपास के लोगों को इसका कोई दोष नहीं देता। दोष मेरा है, जिसका कुछ करना होता है वो खुद ही आगे बढ़ता है। बट ठीक है, मैं इसको नहीं कर पाया, वो कुछ अपनी भी कमियां रहती हैं इंसान की। लेकिन जब से आप लोगों से मिलाप हुआ दोबारा से, जैसे नागपाल जी से मिलाप हुआ, रजीब बब्बर जी से जो भी बहुत खूबसूरत गायकी करते हैं, तो मन में प्रेरणा जागी फिर से अपनी रुचि को आगे बढ़ाने की। और इसी तरह से फिर मैंने अपना जो है अपने आप को आगे इसमें भी बढ़ाया। जहाँ तक प्रश्न है कि हम लोग अपने बिजी शेड्यूल से कैसे टाइम निकालते हैं, टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम निकालेंगे तभी कुछ आप सीखेंगे, क्योंकि संगीत तो एक ऐसी विद्या है, जितना आप उसके अंदर जुड़ते चले जाएंगे, जितना आप उसका रियाज करते जाएंगे, उतना वो अपने आप में समाहित हो जाता जाएगा, आपके अंदर बसता चला जाएगा। तो बस मेरा यही कहना है कि इंसान को अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ भी उसका कार्य हो, उसके साथ साथ अगर उसकी कोई रुचि है उसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि डेस्टिनी का कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब आपका साथ दे, आप कब बड़े उभरते सितारे बन जाएं, इसका कुछ नहीं पता। कब आपको चांस मिल जाए, इसका कुछ नहीं कह सकते। अपनी रुचि को जरूर पूरा करना चाहिए, जो मैंने अब बड़े समय बाद सीखा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आदरणीय नागपाल साहब से एक लाइव शो में मिला और उसके बाद इनसे काफी बार मुलाकात हुई। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एडवोकेट श्री नागपाल साहब दिल्ली बार एसोसिएशन 30 वाली कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर भी रह चुके हैं और वह एकमात्र रिटर्निंग ऑफिसर है दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में आज तक के इतिहास में, जिन्होंने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स दिल्ली बार एसोसिएशन के इलेक्शन में स्टार्ट की और बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने उस साल चुनाव कराए और बहुत ही निष्पक्ष चुनाव कराए। और मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि हम कई बार एक ही कार्यक्रम में गा चुके हैं, बेदी जी, मैं और नागपाल साहब। तो नागपाल साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आप इतने लाइव शोज में गा चुके हैं, काफी सालों से आप लाइव शोज में गा रहे हैं, तो आप कभी किसी लाइव शो में नर्वस हुए हैं या कभी गाने की लिरिक्स कभी भूल गए हैं और उसको कैसे मेकअप किया आपने? देखिए, संगीत जो है ये जो है एक निरंतर साधना है। और यदि मैं और एक अन्य वाक्य में कहूँ तो माँ सरस्वती की पूजा जी, जैसे बेदी जी ने कहा कि विद्या माँ सरस्वती का ही रूप है जी। तो जहाँ तक गाते हुए, क्योंकि अब गाते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं जी, तो अब पता लगता है कि कहाँ आपने त्रुटि की, या जब सामने कोई गायक गा रहा है उसने कहाँ सुर छोड़ दिया, स्वयं गाते हुए भी आपको पता लगता है। तो जहाँ तक अटकने का या विस्मृति का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से त्रुटियां होती हैं, लेकिन अब क्योंकि अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई नर्वस होने वाला ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि भाई नर्वस हो जाए। प्रयास करते हैं कि जो त्रुटि की है भविष्य में ना हो, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं और थोड़ा अभ्यास करते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो हर किसी ने जाना ही है। मैं सुजान तो नहीं कहता अपने आप को, किंतु ये है गलती होती है, हर व्यक्ति से होती है। जो सीखे हुए गायक हैं उनसे भी गलती मंच पर कभी हो जाती है, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग का जहाँ तक प्रश्न है उसमें तो रीटेक हो सकता है, रिकॉर्डिंग दोबारा हो सकती है, लेकिन लाइव में जरूर कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाती है। नर्वस नहीं होता हूँ। हाँ, जब शुरू में गाना शुरू किया था, जब लाइव शोज में, तब थोड़ा मन में कहीं शंका रहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं जाते हुए
नर्वस हो जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती, ऐसा नहीं कि गलती की संभावना नहीं, जी भी होता है। यही प्रश्न मैं बब्बर जी के सामने रखूंगा। बब्बर जी, आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए, नर्वसनेस तो थोड़ा सा रहता है अगर बहुत अच्छा प्रोग्राम हो और गाना भी बड़ा टफ हो सामने, और अगर हमारी तैयारी अच्छी है, अगर हमारा रियाज अच्छा है, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है और नर्वसनेस का सामना थोड़ा सा कम ही करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा मन में दुख सी रहती है कि हमें बहुत अच्छे से अपने गाने को प्रेजेंट करना है, ताकि जो सामने ऑडियंस रहती है वो हमारे गाने का पूरा लुत्फ उठाए। तो थोड़ा सा रहता है अपने मन में, नर्वसनेस थोड़ी सी रहती है। जी धन्यवाद बब्बर जी। इकबाल जी, आप बताइए, क्या आपको मैंने नर्वस तो कम ही होते देखा है, क्या अब कभी आप गाने के बोल कभी भूले हैं और उसको कैसे आपने मेकअप किया जब आप एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस के सामने गा रहे हो, जैसे कि कोर्ट है, ऑडिटोरियम है? आप बताइए इस बारे में कुछ। सर, शुरुआती दिनों की बात ही बताता हूँ मैं आपको। अभी जब गाना शुरू किया था तो मेरे साथ तो सर ये स्वाभाविक होता रहा है कि मैं लिरिक्स जो है वो भूल जाता हूँ। अभी तक मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं लिरिक्स जो है मैं याद नहीं रख पाता हूँ। तो ये तो गलती शुरू से मेरे साथ रही है। लेकिन जब मैं सीख रहा था तो मेरे गुरु जी ने मुझे एक बात बोली, कहते बेटा, अगर आप गाते समय अपनी लाइनें भूल जाए और अपने लिरिक्स को भूल जाए तो उस समय पे आप कुछ भी शब्द उसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि आपको धुन स्मरण रहनी चाहिए कि आप किस धुन में, किस राग में गा रहे हैं। अगर कोई राग भेज जाए तो आपको राग का धुन स्मरण होनी चाहिए। उसके लिए आप अपने थोड़े शब्द की एंटर कर दो, सामने ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने यहाँ पे गलती करते हैं। जी बेसिकली तो अपनी गलती को छुपाया जा सकता है। नर्वसनेस तो हर एक संगीतकार को, जो भी कलाकार है वो स्टेज पे जा रहा है तो नर्वसनेस तो मन के अंदर थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि इसको इतनी दुनिया देख रही है सामने। जैसे लाइव शो आपने भी करे हैं, नागपाल जी ने भी करे हैं, संजीव बब्बर जी ने करे हैं, मैंने भी करे, हम सबने इकट्ठे भी करे। तो ये तो सर स्वाभाविक है कि नर्वसनेस तो रहेगी। अगर नर्वसनेस नहीं होगी तो आप अच्छे संगीतकार भी नहीं बन पाएंगे। और अच्छा संगीतकार बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपनी त्रुटियों का पता होना चाहिए कि आप अपनी गलतियां कहाँ कर रहे हैं, आप कहाँ आपने सुर छोड़ा है, कहाँ आपने लय छोड़ी है। अच्छा संगीतकारी वही अच्छा है, समझदार संगीतकारी वही है अगर लय से आउट हो जाए तो लय को फटाफट दोबारा से पकड़ ले। क्योंकि देखिए गलती तो हर एक इंसान से होती है। कोई भी यहाँ पे इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर पूरे गुण लेकर के नहीं आया। गलतियां हर किसी से, त्रुटियां हर किसी से होती। तो इस करके उसको संभाल लो और ऐसे संभालो कि सामने वाले को उतना पता भी ना चले। अपने आप को तो पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर खुद की गलती खुद को नहीं पता चलेगी तो आप सुधार नहीं पाओगे। तो सामने वाले को वो चीज आपकी कन्वे नहीं होनी चाहिए। ये आपके अंदर थोड़ी सी कला होनी चाहिए जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। मैं कई बार लिरिक्स भूल जाता हूँ तो उसमें खुद से ही अपने लिरिक्स ऐड कर देता हूँ, लेकिन काम चल जाता है और क्योंकि धुन याद रहती है, सामने अच्छा इम्पैक्ट, बेसिकली आपका इम्पैक्ट क्या ऑडियंस में पड़ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रुटियां तो होती रहेंगी। जी बिल्कुल। नागपाल जी, आप ज्यादातर रफी साहब के गाने गाते हैं, मैंने देखा है। रफी साहब के अलावा आपके और कौन कौन से फेवरेट सिंगर्स हैं जिनको आप गाते हैं? और आपके कोई भी पसंदीदा आपका कोई गीत हो तो उसके 2-3 पंक्तियां गुनगुना दीजिए। अच्छा, ऐसा है कि रफी साहब को जितना मैंने समझने का प्रयास किया, सबसे मुश्किल गायक यदि मैं समझता हूँ, रफी साहब की जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है, सबसे मुश्किल है, बहुत स्टाइल है। हालांकि अलग अलग तरह के गायक हैं। मन्ना डी जी हैं, वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित उन्होंने अधिकतर गीत गाए हैं। किशोर कुमार जी की अपनी शैली है, मुकेश जी की अपनी है। तो हर गायक की अपनी एक शैली होती है। रफी साहब को तो मैंने जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास किया तभी प्रयास किया। शुरू में मैं मुकेश जी के गीत गाया करता था जी। अच्छा। और जैसे यूनिवर्सिटी जाते थे, यू स्पेशल में गाना या कैंटीन में बैठ के गाना, तो ये सब चलता रहता था। तो रफी साहब तो मेरे फेवरेट हैं। आज मैं मानता हूँ कि वो आपने सुना है, मेरे मुख से पहले भी सुना होगा। जी। शताब्दी में पैदा होते हैं रफी जैसे जो गायक हैं, आदरणीय रफी साहब। जी। मैं अपने सब सुनने वाले साथियों को ये बता दूं, हमारे राहुल जी जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, जो इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, वो खुद भी बहुत अच्छे गायक हैं।
वो भी वसाइल हैं, हर तरह के गीत गाते हैं, उनके विषय में बताना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक गीत गुनगुनाने का प्रश्न है, तो मैं रफी साहब की एक गीत के एक मुखड़ा आपको सुना देता हूँ। जी जी प्लीज, जरूर प्लीज। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं यूं ही अकेले मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं जानता हूँ इसमें कुछ छोड़ दिया मैंने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनाने के लिए बोला, इसलिए मैं सुना। बहुत बढ़िया गाया सर। राजीव जी, आपसे मेरा प्रश्न है, आप भी ज्यादातर रफी साहब के ही गीत गाते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सुरेश वाडकर के भी गाते हैं। हाँ जी हाँ जी, सॉरी, सुरेश वाडकर की जी, हाँ जी उनके। तो आपकी जो आवाज है, आपके जो, वो काफी हद तक सुरेश वाडकर जी से भी मैच करता है, और सुखिंदर सिंह जी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और आपने एक युगल गीत गाया था, मेघा रे, बहुत ही बढ़िया गाया था। जी जी, नुपुर सिंह जी के साथ, डॉक्टर नुपुर सिंह जी के साथ। हाँ जी हाँ जी, वो मैंने लाइव सुना था। और एक और गीत गाया था आपने, डुएट वीरजारा का, वो भी बहुत बेशुमार गाया था आपने। जी जी। तो आप कोई अपना पसंदीदा गीत 2-3 पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। वैसे तो देखिए, सारे जितने भी सिंगर्स हुए हैं, ये संगीत के देवता इनको कह सकते हैं कि ये संगीत के पुजारी थे या देवता थे, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनका कुछ परसेंटेज हम निभा सकें। तो रफी साहब का एक बहुत ही सुंदर गीत है जो रफी साहब को भी बहुत पसंद था, और मैं अक्सर गाता हूँ। जी, तो उसका मुखड़ा मैं आपको सुना देता हूँ। जी जरूर। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। आखिरी प्रश्न मैं इकबाल जी के सामने रख रहा हूँ। इकबाल जी, मैंने आपके मुख से बहुत सारे गायकों के गीत सुने हैं। आप पंजाबी गीत भी बहुत बढ़िया गाते हैं, साथ में के साथ नृत्य भी करते हैं। लेकिन आप सबसे, मेरा जहां तक मेरा अनुमान है, सोनू निगम आपके पसंदीदा गायक हैं। हमारे दर्शकों को बताइए आपके पसंदीदा गायक कौन है, और आप किस गायक की 2-3 पंक्तियां भी हमें सुना सकते हैं। सर, ये तो आप जो प्रश्न पूछे ना, बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। जब मैंने अपनी गायकी की शुरुआत करी तो मैंने सोनू निगम जी की आवाज से, क्योंकि तो मुझे बहुत पसंद थी, शुरू से उन्हीं को सुना, तो मैंने उन्हीं की गायकी को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को, अपनी गायकी को आगे बढ़ाया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात। जब मेरा मिलाप श्री सुरेंद्र नागपाल जी, जो हमारे एक और वन ऑफ द पैनलिस्ट हैं, उनसे और आप लोगों से हुआ, तो मैंने रफी साहब के गाने सुनने शुरू किए। पहले भी मैं सुनता था, लेकिन मैं उतने गाता नहीं था, मतलब 1-2 मेरे को याद थे तो मैं वो गा लेता था। लेकिन जब मैं रफी साहब को सुना, जब उनकी आवाज, तो आप लोगों के जैसे कि सुरेंद्र नागपाल जी, रजीब बब्बर, जो कि बहुत ही खूबसूरत गायकी है जिनकी, और आवाज दिलवाते हैं, तो मेरे को सच्ची बताऊं तो मुझे तो रफी साहब की आवाज से प्यार हो गया। इनफैक्ट आप लोगों की आवाज से प्यार हो गया। तो मैंने रफी साहब की आवाज
ने जो उनकी जो अच्छी बातें वो मैंने सीखनी शुरू करी। फिर मुझे ये भी पता चला हल्के हल्के, जब देखो आप रुचि रखते हैं तो आपको पता चलता है। सोनू निगम जी रफी साहब को अपना गुरु मानते हैं, तो मैंने कहा जब सोनू जी रफी साहब को अपना गुरु मानते हैं तो उनके गुरु के गाने क्यों ना गाए जाए, उनसे क्यों ना सीखा जाए। तो मेरा ये रुचि रफी साहब की तरफ बहुत बढ़ गई और मेरे को लोगों ने प्रोत्साहित भी करा, मेरा प्रोत्साहन भी करा कि आप अच्छा गा रहे हैं। तो फिर मैंने उनके गाने गाने शुरू करे। तो मैं रफी साहब को भी अपना वन ऑफ द गुरु मानता हूँ। हाँ जी, हाँ। तो मैं उन्हीं की 2 लाइनें सुना देता हूँ। जरूर जरूर सुनाइए। तुम जो मिल गए हैं तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया गाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप तीनों महानुभावों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल हमें प्रदान किए। NYU न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से आप सबको धन्यवाद, और एक बार फिर आप सबसे मिलने की तमन्ना बरकरार है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, थैंक यू और धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।